नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। तारीखें भले ही अभी ना आई हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों के बीच खींचतान अब जरूर सामने आ चली। हालात ये हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री को नाराज नेताओं से मिलकर उनको समझाना या अनुशासन का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। 2 दिन पहले टिकट को लेकर मीडिया में नाराजगी जाहिर करने वाले दीपक जोशी, पूर्व मंत्री हैं दीपक जोशी, इनके सुर मुलाकात के बाद आज बदलते दिखे। लेकिन बीजेपी में दीपक जोशी अकेले नहीं हैं जिन्हें सिंधिया समर्थकों का बीजेपी में आना रास नहीं आया, बल्कि ऐसे कई और नेता हैं जो इस तरह के सुर दिखा या सुना सकते हैं। और ये नाराजगी बीजेपी को आने वाले उपचुनाव में भारी भी पड़ सकती है। बात करेंगे इस पर, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी उठापटक, बीजेपी को झटका देने की तैयारी में कांग्रेस, पूर्व मुख्यमंत्री के दावों से बीजेपी में खलबली। भोपाल में बीजेपी दफ्तर की सीढ़ी चढ़ रहे पूर्व मंत्री दीपक जोशी को शायद इस बात का अंदेशा है कि यदि उन्होंने इस वक्त अपनी बात पार्टी नेताओं से नहीं की तो उनका सियासी ग्राफ उतर सकता है। और शायद इसीलिए एक दिन पहले मीडिया में अपनी नाराजगी जाहिर करने के तुरंत बाद पार्टी ने उन्हें तलब किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से चर्चा के बाद तय स्क्रिप्ट सबके सामने थी। कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी चुनाव में बीजेपी के साथ बिल्कुल, क्योंकि वादा तो मनोज चौधरी से किया है बीजेपी ने। नहीं, बीजेपी ने वादा नहीं, बीजेपी ने डिक्लेयर ही कर दिया। किसी ने कोई बयान नहीं दिया। दीपक जोशी मुझे मिलने आए थे और दीपक जोशी हमारे वरिष्ठ नेता है। कार्यालय में सब लोग आ सकते हैं, सब लोग मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई तलब नहीं, सहज रूप से मिलने आए। कांग्रेस जो डोरे डाल रही है, देखो कांग्रेस पास कोई बचा है इस प्रदेश के अंदर? ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से सरकार गंवा चुकी कांग्रेस के कई नेता लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उपचुनाव के बाद वो एक बार फिर से सत्ता हासिल करेंगे। कांग्रेस के दावों पर यकीन करें तो ये तभी संभव है जब बीजेपी के नेता विधायक कांग्रेस में शामिल हों या फिर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। सूत्रों के मुताबिक अंदर ही अंदर इन दोनों रणनीति पर काम चल रहा है। कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं पर नजर बनाए हुए है, बल्कि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश में है। और यही वजह है कि बीजेपी में खलबली है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने नाराज नेताओं को सहेज कर रखने की है, क्योंकि इन नेताओं को लगता है कि यदि उनके क्षेत्र से कोई सिंधिया समर्थक विधायक बन जाएगा तो उनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी के करीब 6 बड़े नेता इस वक्त कांग्रेस के रडार में हैं। वैसे कांग्रेस की सबसे बड़ी आस और प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। कोई स्ट्रेटेजी अभी नहीं बनी। ये तो बीजेपी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता कई जगह के मेरे से संपर्क में रहते हैं, पुराना संबंध है, पुरानी जान पहचानी है, कईयों की नहीं है। तो ये तो आगे आने वाला समय होगा, ये मैं बैठ के टेलीविजन में बताऊंगा। बीजेपी में सिर्फ दीपक जोशी ही नहीं है जिन्होंने उपचुनाव से पहले अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे कई नेता हैं जो पार्टी के बड़े नेताओं के सामने अपनी बात रख चुके हैं। बीजेपी इन नेताओं को या इनके परिवार वालों को निगम मंडल में मौका देकर गुस्से को थामने की रणनीति पर भी काम कर रही है। आकांक्षा शर्मा के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो बगावत की जब चर्चा चली तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने सिरे से खारिज किया और कांग्रेस में बगावत का बात कहते हुए अपनी पार्टी में सब कुछ ठीक बताया। लेकिन तस्वीरें, कुछ दिनों से आने वाले बयान, सुगबुगाहट, तैयारियां, नेताओं से मुलाकातें और इन सब के बीच में अघोषित तौर पर यह कहा जाना कि 24 में से 22 वो सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी के बगावती विधायक हैं उनको टिकट मिलेगा। तो ये जाहिर तौर पर 22 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर के दावेदार हैं उनको काफी बेचैन कर रहा है। कितने लोग इसे खुलकर स्वीकार कर पाएंगे, कितने अनुशासन के डर से शांत रहकर काम कर पाएंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, और अगर बगावत होती है तो क्या उनके समीकरण बनेंगे, ऐसे कई सवाल। इस वक्त हमारे साथ में तरुण भनोट जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के जुड़े हुए हैं। भनोट साहब नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। जैसा कांग्रेस पार्टी का कयास था, अब कुछ तस्वीरें, कुछ बयान और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसे दावे हो रहे हैं कि बीजेपी के असंतुष्ट कांग्रेस के संपर्क में हैं।
फिलहाल बीजेपी की पूरी कोशिश है कि पूर्व मंत्री हों, एमएलए का टिकट चाहने वाले तमाम लोग हों, उनको किसी भी तरीके से आप मना लें, उनको अनुशासन के डर से या पार्टी की रीति नीति बताकर शांत करा लें। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लिए, अपने अंदर उठ रही बगावत के लिए, जो लोगों में नाराज़गी उसको दूर करने के लिए क्या करेगी ये तो मैं नहीं जानता, और ये करना भी उनको चाहिए, प्रयास करें वो। पर एक बड़ी स्वाभाविक सी बात जो निकल कर ये आती है कि एक पुरानी कहावत है, जब बोया बीज बबूल का तो फल कहाँ से होए। तो ये जो शुरुआत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो अपने आप को चरित्रवान और संस्कारवान पार्टी कहती थी, उनने अपने चरित्र का जो परिचय दिया है, जो मध्य प्रदेश की और हिंदुस्तान की जनता ने देखा है कि कोरोना जैसे संक्रमण को भी इनने ताक पे रखकर जल्दबाजी में सिर्फ जोड़ तोड़ करके, तोल मोल करके कैसे एक चुनी हुई सरकार को गिराकर लोगों को खरीद कर अपनी पार्टी में ले जाएं और वापस सत्ता में आ जाएं। तो ठीक है, कुछ खुददार लोग भाजपा के अंदर हैं जिनने अपना बहुत सारा समय भाजपा के बातों पर आकर कि हम ये रीति नीति से चलने वाली पार्टी है, अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय संगठन के लिए दिया। पर जब उनको ये महसूस हुआ ये तो बिकाऊ लालों को खरीद कर ले आ रहे हैं और हमारा भविष्य ख़त्म कर रहे हैं, जिनसे हम राजनीतिक रूप से लड़ते थे उन्हीं को हमारे खिलाफ में खड़ा कर रहे हैं और हमें समाप्त कर रहे हैं, तो ठीक बात है। कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि मैं भी अपने, क्योंकि उसने जनसेवा का संकल्प लिया है, कोई ऐसा रास्ता चुनता हूँ जिस पे चलकर मैं सही में लोगों की सेवा कर पाऊँ, क्योंकि जिस संगठन पे मुझे विश्वास था वो तो मेरे साथ में विश्वासघात कर रहा है। तो ये सोच उन नेताओं की हो सकती है जो उन क्षेत्रों में। लेकिन एक बात, अगर दीपक जोशी जी की बात करें, कल तक वो कह रहे थे हमारे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। आज जब उनकी मुलाकात हुई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में और साथ ही साथ बड़े नेताओं के साथ में, तो उनका कहना था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस पार्टी से बार बार दावा होता कि कई असंतुष्ट संपर्क में हैं, लेकिन क्या ये संपर्क इतने तगड़े बन पाएंगे या ये असंतोष उस हद तक जा पाएगा कि पॉलिटिकली सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करे? देखिए, कांग्रेस एक संगठन है और हम तो बहुत सबसे पुराना राजनीतिक संगठनों में से एक हैं दुनिया भर के। इस आज़ादी की लड़ाई में हम अंग्रेजों से लड़े, भारत की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई को जनता के साथ मिलकर कांग्रेस ने लड़ा। तो आज अगर ये दौर आया है तो हमें अपने आत्मबल पर, अपने संगठन पर और जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है, जिनने लोगों को धोखा दिया है, उस क्षेत्र की जनता के ऊपर विश्वास है कि वो ऐसे लोगों को ज़रूर सबक सिखाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वो खड़े होंगे तो मैं ये महसूस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि भाजपा के जो कार्यकर्ता पिछले चुनाव में इनके खिलाफ वोट मांगने गए थे, वो इनके पक्ष में जब कैसे वोट मांगने लोगों के पास जाएंगे तो क्या जवाब देंगे कि इनसे तो हम हारे थे, अब इनको खरीद कर हम लाए हैं, अब इनको हम साथ में लेकर उनको हराना चाहते हैं जिनके ऊपर आपने, जिस पार्टी के ऊपर आपने विश्वास किया था कि 15 साल के बाद वो जनता की सेवा मध्य प्रदेश में करने के लिए कृत संकल्पित है। तो जवाब नहीं दे पाएंगे। निश्चित तौर पर जिस जनता ने वोट उनको दिया था तो उन्हें वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे इस रूप में दिया था, है ना, और एक बदलाव के लिए दिया था कि मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। तो जिनने जनता के साथ विश्वासघात किया उनके साथ में कैसे कोई भाजपा का वह कार्यकर्ता खड़ा हो सकेगा जो नीति, चाल, चरित्र और चेहरे की बात करता है? इसमें तो कोई नीति नहीं, इसमें तो कोई चाल नहीं, इसमें तो कोई चरित्र नहीं, और चेहरा, कैसा चेहरा कि हम खरीद कर उसको लाए जिसने हमें हराया था और आप उसको आपका नेता बनाकर कांग्रेस पार्टी को हराना चाहते हैं, जो किसानों का कर्जा माफ कर रही थी, जो आपका घर का 100 रुपये का बिजली का बिल भेज रही थी, जो बच्चियों की शादी में 28,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये दे रही थी, उसको हम हराना चाहते हैं। तो जनता ने तो कांग्रेस को जिताने के लिए वोट दिया था। तो कोई भी समझदार व्यक्ति जो सही में चाल, चरित्र और चेहरे पे विश्वास करता है, वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, वो कम से कम इन 22 बेईमानों के साथ तो नहीं खड़ा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन अगर उन 22 लोगों को टिकट दिया जा रहा है, जैसा कि दीपक जी ने कहा कि हाटपिपलिया सीट से तो कंफर्म कर ही दिया, उनसे पूछा था, मीडिया ने सवाल पूछा था कि आप नाराज़ थे हाटपिपलिया सीट पर टिकट को लेकर के, और शायद इस तरह के कयास हैं कि मिल सकता है टिकट
तो उनका कहना था कि मिल सकता नहीं, दे दिया गया, मतलब अब केवल इसकी घोषणा होना बची है। तो ये 22 चेहरे जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि इन 22 चेहरों पर अगर उनको टिकट मिलता भी है तो जनता भरोसा नहीं करेगी, लेकिन वहाँ जो नेता हैं बीजेपी के वो कहते हैं कि जो हमसे लड़े थे वो हमारे साथ आ गए तो हमारी ताकत तो डबल हो गई, खासतौर से ग्वालियर चंबल में। मैं तो ईमानदारी से आपसे एक बात कहूं, कोई भी एक ईमानदार कांग्रेस का आम कार्यकर्ता खड़ा होकर चुनाव लड़ेगा इन 22 लोगों के खिलाफ में। इनके चाल चरित्र और चेहरे को हमें बताने की जरूरत नहीं है, उसी जनता ने इनके चाल चरित्र और चेहरे को बहुत अच्छे से देख लिया है और उस दल के भी देख लिया जो इनको लेकर अपने साथ गया है, कैसे लेके गया है, कैसे खरीद कर लेकर गया है, कैसे प्रलोभन से लेकर गया है। तो उनका हिसाब किताब तो जनता करेगी। और जहां तक इनके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात है तो कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता भी उसी विधानसभा क्षेत्र का खड़ा होगा, पूरी पार्टी उसका साथ देगी, जनता उसका चुनाव लड़ेगी और इन बेईमानों को प्रचंड बहुमतों से हराकर वो चुनाव जीतकर वापस मध्य प्रदेश की विधानसभा में आ जाएगा। ये तो बड़ा सरल काम है, ये तो आम चुनाव से भी सरल काम है। अब ये क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, भाजपा क्या कहेगी कि हम इनको क्यों लाए, हमें सरकार का लालच क्यों था, 15 साल की बाद भी हमारी सत्ता की लोलुपता बढ़ी नहीं, आपने हमें 170 से 107 पे ला दिया था, कांग्रेस को 54 से 114 पहुंचा दिया था, तो हमारे पेट में दर्द हो रहा था, हमारी भ्रष्टाचार की भूख खत्म नहीं हो रही थी, हमारी सत्ता में रहने की जो भावना है वो खत्म नहीं हो पा रही थी, हम आदी हो चुके हैं सत्ता में रहकर लोग किसानों के ऊपर गोली चलाने के, व्यापम जैसे घोटाले करने के लिए, इसलिए हमें वापस सत्ता चाहिए। तो जनता इनका क्या हश्र और हाल करेगी ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। समय ये संक्रमण कोरोना का है, ये निकल जाने दीजिए, चुनाव की रणभेरी बच जाने दीजिए। इनसे चुनाव लड़ने के लिए तो इनके क्षेत्र की जनता तैयार बैठी है और भाजपा का क्या हाल इन क्षेत्रों में होने वाला है ये आने वाला समय बताएगा। चलिए, हमारे साथ में गोपाल भार्गव जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम करते हैं। गोपाल भार्गव साहब नमस्कार। गोपाल जी को प्रणाम करता हूँ, वो मेरे भी आदरणीय हैं, मेरे भी सीनियर। नमस्कार साहब, नमस्कार जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। भार्गव जी, चर्चा हो रही है दीपक जोशी जी को लेकर के, उनके कल तक स्वर अलग थे, आज उनके स्वर बदल गए हैं, लेकिन मुद्दा उनके स्वर बदलने से कहीं ज़्यादा गंभीर है कि वो बाहर निकल कर ये कह रहे हैं कि अब तो कंफर्म हो गया है कि केवल हाटपिपलिया सीट नहीं, जो कांग्रेस की खेमे से लोग आपके पास शामिल हुए थे 22 के 22 उन सबको टिकट मिल रही है, ये वो कह रहे हैं, सामने आकर के कह रहे हैं। तो फिर पार्टी के निष्ठावान नेता कार्यकर्ता जो इन 22 सीटों पर उनके खिलाफ लड़े थे, जिनको आप टिकट देने जा रहे हैं, क्या मामला नॉर्मल ही है, अभी भी सब कुछ सामान्य है, ठीक है? देखिए पुनीत जी, वैसे तो ये मेरा विषय नहीं है, संगठन का विषय है और संगठन के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारा हाईकमान और राज्य कमान भी वो इसको तय करने में समर्थ है और वही तय करेगा इस बात के लिए। मैं तो इस मामले में, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी ही इस मामले में समझ है, सोच या राय है जी कि अभी ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है और हुआ भी होगा यदि तो दीपक जी को ज्यादा जानकारी में होगा, मुझे जानकारी में नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, जहां तक पार्टी के उम्मीदवारी का सवाल है तो पार्टी का मैंडेट जब जारी हो जाता है, भले ही किसी दूसरी पार्टी से कोई व्यक्ति आया हो, तो मैं मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में सारे कार्यकर्ता फिर पूरे तन मन धन से, दिलो जान से उसका काम करते हैं, समर्थन करते हैं। और उसका जो मूल कार्यकर्ता है, मान लो सिंधिया जी की अपनी एक अहमियत है उनके इलाके में, उनका एक प्रभाव क्षेत्र है, तो वो वोट और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का वोट जीत को सुनिश्चित करता है। और आज की तारीख में मैं कहूं कि सारी की सारी सीटें, जितनी सीटें हैं 24 सीटें, इनमें भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक का हमारे सामने है। कर्नाटक में इसी तरह का एक प्रयोग भी हुआ था, इसी प्रकार का एक उदाहरण भी हुआ था, इसी प्रकार की घटना हुई थी, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था और उसमें भारतीय जनता पार्टी को अधिकांश सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी और कांग्रेस के वो लोग भारतीय जनता पार्टी की सीट से चुनाव लड़े थे। तो मैं मान के चलता हूं कि इसमें कहीं कोई अब संशय नहीं है। अब यदि ये कहा जाए कि वो हमारे अंदर अंतर विरोध होगा और या फिर दूसरे प्रकार के
समस्याएं आएंगी, राजनीतिक घटनाक्रम होंगे, हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट होंगे। तो ये कार से जो कांग्रेस पार्टी है जी उसको अपने मन के लिए बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। दूसरी बात यह है कि उनकी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता बंधे रहे, क्योंकि जब प्रजा सामने तो निराशा का भाव पैदा होता है। तो निराशा का भाव पैदा नहीं हुई, मनोवैज्ञानिक खेल है राजनीति वास्तव में। राजनीति संभावनाओं का भी खेल है, मनोविज्ञान का भी खेल है। एक बार विधायक या कार्यकर्ता मनोवैज्ञानिक तरीके से यदि टूटे या मन से टूटे तो फिर कांग्रेस पार्टी तो और ज्यादा गर्त में चली जाएगी, और इस कारण से उसको थामने की कोशिश हो रही है, जिसमें सफलता शायद नहीं मिले, मुझे नहीं लगता है। चलिए भार्गव साहब, हालांकि जिस प्रयोग को, जिसे आप राजनीतिक प्रयोग कह रहे हैं, कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश, उसे राजनीतिक तौर पर घोर अवसरवादिता, दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाना, अपने में मिलाने के लिए खरीद फरोख्त, ऐसे कई सारे नाम, ये जनता को तय करना है फिलहाल, और इलेक्शन से बेहतर कसौटी इसकी कुछ होती नहीं। तरुण भनोट साहब आपसे कुछ पूछना या कहना चाह रहे हैं। भनोट साहब आप पहले कह दें, फिर प्रश्न पे जाऊंगा मैं। गोपाल जी को मेरा नमस्कार, मेरे आदरणीय हैं गोपाल भाई। तो हमारे हम ट्रेजरी बेंच में बैठते थे, मंत्री के रूप में सरकार थी कांग्रेस की, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। गोपाल जी नेता प्रतिपक्ष थे सामने, जी आदरणीय गोपाल जी नेता प्रतिपक्ष थे, तो हम लोगों की विधानसभा में बातचीत होती थी, वो विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे। गोपाल भाई ये जरूर बताइएगा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तुलसी सिलावट जी का कार्यकाल, राजस्व मंत्री के रूप में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में गोविंद सिंह राजपूत जी का कार्यकाल, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का कार्यकाल, इमरती देवी का कार्यकाल, प्रभुराम चौधरी जी का कार्यकाल, और हमारे वो सिसोदिया जी का कार्यकाल 15 महीने जब वो कांग्रेस की सरकार में थे तो कैसा था, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। और मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि उस समय आप विपक्ष के नेता थे आदरणीय गोपाल भैया। तो आप ये हम सबको बड़ी ईमानदारी से विभाग आप बात करते हैं, तो आप ये जरूर बताएंगे कि ये 15 महीने का कार्यकाल इन 6 मंत्रियों का कैसा था, ये मध्य प्रदेश की जनता को बताइए। देखिए, अब सभी लोग मेरे सदस्य हैं, मेरी पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं, उसमें से कुछ मंत्री भी हैं, और मान के चलूंगा कि सभी योग्य व्यक्ति थे और उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है। गोपाल जी, चलिए एक आपको तो, जैसे कह रहे हैं ना भनोट साहब, इतना लंबा आपका तजुर्बा है, पॉलिटिकली करेक्ट आपका बयान हो सकता है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा भनोट साहब, एक छोटा सवाल पूछ लो, इस बाद आप जरूर पूछिएगा हमसे। सिंपल सी बात है भार्गव जी, जो आपने कहा कि कोई ख्याली पुलाव पकाता है कि हम जीत जाएंगे, तो ये उसको मुबारक, लेकिन एक रियलिटी इसमें यह है कि 22 लोग जिनको टिकट देने की बात चल रही है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, जिन्होंने ऐसे सरकार को गिराकर दूसरे विरोधी पक्ष में एंट्री मार ली और यहां भी टिकट पाके फिर जनता के बीच जाएंगे, क्या जनता इस बात को गले लगा पाएगी कि भाई जिनको आप, जिनके खिलाफ लड़ते थे, आप उनके साथ में आकर के आप चुनाव मैदान में खड़े? पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन क्या इतनी जल्दी इस बात पे पलटी मार पाएगी जनता? एक तो ये इस पर प्रश्न है। दूसरा, जो लोग इनके खिलाफ लड़े थे और हार गए, अब उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, तो क्या वो पूरे मन से साथ आके काम कर पाएंगे? ये दो क्या बड़े चैलेंजेस नहीं है? और क्या आपको सही लगता है इतने लंबे तजुर्बे में, क्या ये प्रयोग के तौर पर लेते हैं पर्सनली भी आप? जिसमें मैं मान के चलता हूं कि कोई चैलेंज नहीं है, और इसलिए भी नहीं है, मैं बता रहा हूं इसके पीछे पृष्ठभूमि कि सिर्फ विधायक पद ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, और वही अंतर पद नहीं होता है। संगठन के ही बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं, निगम होते हैं, आयोग होते हैं, कॉर्पोरेशन मंडल होते हैं, और मैं मान के चलता हूं कि बहुत से पद हमारे राज्यसभा इत्यादि बाहर से भी जो सभी प्रकार से लोग समायोजित हो सकते हैं। तो जो मान सम्मान एक विधायक के लिए मिलना चाहिए, मिलता रहा है, उससे भी ज्यादा मान सम्मान के पद उनके लिए हैं, जिसमें उनके विधायक यदि वो रहते तो उतनी गरिमा रहती, उससे भी ज्यादा गरिमा के पद उनके लिए हो सकता है आगे प्राप्त हो। पार्टी के वो अनुशासित सिपाही है, कार्यकर्ता है, तो पार्टी उनके लिए नवाजेगी, उनके त्याग का सम्मान करेगी, और मैं मान के चलता हूँ कि नहीं, पर कुछ अनुशासित सिपाही अब आवाज उठाने लगे ना, बाकी विकल्पों की बात करने लगे हैं पार्टी के नेताओं से मिलकर, भले ही बाहर आकर वो कहते हैं कि अब क्या है, एक सटायर ही था कि भाई अब तो सब तय हो चुका है, लेकिन
चुनाव आते आते तक सबके सब इतनी सुलझी सोच से पूरे मन से काम कर पाएंगे, इसमें कितनी शंकाएं हैं वो मेरे से कहीं ज्यादा बेहतर आप अच्छी तरह भांप भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। सवाल तो इस बात का था कि जनता इन पर विलय कर पाएगी। संगठन में आप इनको पद दे के भले ही आप शांत करा दें, लेकिन क्या वो चेहरे जो पहले चुनकर आए थे, प्रॉमिस करके आए थे किसी पार्टी की तरफ से, अब आपके खेमे में आकर फिर टिकट पाके फिर अपनी जनता के बीच जाएंगे तो क्या उनको वो समर्थन मिल पाएगा? आपके यहाँ एक अलग चलन है कि आप पहले जमीनी फीडबैक लेते हैं, लेकिन यहाँ तो पहले से अगर तय कि 22 के 22 चेहरों को मिल रहा है तो फिर तो वो चलन भी बदल गया पार्टी का। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मेरे सामने नहीं होती, कभी पर्दे के पीछे होती है, कभी मैं कुछ कमरे के अंदर होती है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं, मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं सब विषय में रहा नहीं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सारी चीजों को ठोक बजा के, सारी संभावना पर विचार करके और ये सब फैसले हुए होंगे, और सारी संभावना पर विचार करके फैसले हुए हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि परिणाम सकारात्मक होंगे, अनुकूल होंगे, और ऐसे सभी लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, समायोजित होंगे। जो अभी हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं वो चुनाव लड़ेंगे, वो भी जीतेंगे, और जिनको ये अवसर नहीं मिल पा रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, उन सभी के लिए सम्मान मिलेगा। ठीक है, ये उन लोगों के बारे में नहीं, ये उन चेहरों के बारे में था जो अगर टिकट प्राप्त करते हैं। भनोट साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि गोपाल भाई अभी कह रहे थे कि कुछ बातें पर्दे के पीछे होती हैं, तो मैं उनका बात समझ रहा हूँ कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो। पर गोपाल जी, आप चिंतित ना हो, वो जो पर्दे के पीछे बातें कर रहे हैं, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, आप मर्यादाओं से बंधे हैं, पार्टी से बंधे कह नहीं पा रहे हैं। उनका भेद खुल चुका है, उनके चेहरे जनता देख चुकी है, उनका चुनाव भी जनता देख चुकी है। दूसरा, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आदरणीय गोपाल भार्गव जी 15 साल तक लगातार मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनने काम भी बहुत अच्छे से किया बाकी लोगों की तुलना में, और उनका बहुत लंबा एक संसदीय विधानसभा का भी अनुभव है। गोपाल जी, जो भी कैबिनेट में फैसला लिया जाता है तो हर एक फैसला सामूहिक फैसला होता है और पूरी कैबिनेट का फैसला होता है। अभी मैंने 2 दिन पहले सुना, मैंने उस पर कुछ कहा भी था कि कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार में कैबिनेट के फैसलों की जांच होगी, उसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ। उसकी जांच तुलसीराम सिलावट जी करेंगे। गोपाल जी, वो उस कैबिनेट के सदस्य थे, सारे फैसले जो कैबिनेट में हुए वो और बाकी अन्य 5 मंत्री जो आपके साथ गए हैं भाजपा में, वो सब उसके सदस्य थे। तो अगर उसमें से कुछ गड़बड़ी पाई गई, मिलेगा कुछ नहीं, तो क्या आप इनके ऊपर कार्रवाई, गोपाल जी, आपका संगठन चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली पार्टी करेगी क्या? ये तरुण जी, मैं चूंकि उस मंत्री परिषद में नहीं हूँ और इस कारण से उसके किसी फैसले पर मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, न फैसले में मैं शामिल हूँ, किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में सब निर्णय हुआ है, और इस कारण से मैं आधिकारिक रूप से इसको कुछ कहने में समर्थ नहीं हूँ। और मैं फिलहाल अपने विधानसभा क्षेत्र की नजर कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, और जो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि चलिए सरकार तो बनी छठपूर्ण तरीके से षड्यंत्र करके जैसे भी बनी, पर गोपाल भार्गव जी की वरिष्ठता जो विपक्ष के नेता इतना लंबा तजुर्बा है कि वो हर एक प्रश्न को सुन भी रहे हैं, यही बताता है कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। जी जी जी, भनोट साहब, अब इतने वरिष्ठ नेता हैं कि उनके वरिष्ठता को आप इसे कहें या उनकी राजनीतिक कुशलता कहें कि प्रश्न सब समझ रहे हैं और हर एक प्रश्न का उत्तर भी उन्हें अच्छी तरह से ज्ञात है, भाजपा का परिस्थितियां, लेकिन क्या उत्तर इस समय मर्यादा दे सकते हैं, आप भी जान रहे हैं। भार्गव साहब, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत बहुत सिंपल सी बात है। संगठन मना लेगा लोगों को, आपने बार बार कहा कि संगठन जो है उन लोगों को बाकी के दायित्व दे देगा, और अब एक बात बिल्कुल क्लियर है, आप कोई सार्वजनिक तौर पर कहें ना कहें, ये बात क्लियर है कि जिस प्रॉमिस के साथ में लाया गया था, पार्टी प्रवेश दिया था, अब उसके तहत, एक समझौते के तहत या उस वायदे के तहत उनको टिकट तो मिलना है। लेकिन क्या इन लोगों के परफॉर्मेंस पर, यह बड़ा सवाल एक भनोट जी ने खड़ा किया, जिनके परफॉर्मेंस पर आपको इतनी शंकाएं थी, उनके साथ वैसा अच्छा परफॉर्मेंस जो आप अपनी पार्टी का मानते हैं, दे पाएगी पार्टी या सरकार? नहीं आ रही।
भार्गव साहब, आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही मेरी? मिल रही है आपको आवाज? अभी आ रही है। गोपाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जी जी। वो भार्गव तो साहब, बीच में सुन नहीं पाए। चले गए थे भार्गव वो। साहब, क्या आपकी पार्टी की रीति नीति में ढलकर जो लोग टिकट पाके जीत भी जाएं संभवतः, तो क्या वे आपकी सरकार और आपकी पार्टी के मंशानुरूप काम कर पाएंगे? क्योंकि उनकी कार्यकुशलता पर बड़े प्रश्न चिन्ह पहले आप ही की पार्टी ने लगाए थे। ये जो भनोट साहब का सवाल था, इसमें काफी दम है। अंदर से कितने वरिष्ठ लोग साथ दे रहे हैं, ये बात आप अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए पुनीत जी, आपने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न यदि मेरे संगठन के या मेरे किसी वरिष्ठ नेता से जो हमारे कर्ता धरता है, यदि आप उनसे करते तो ये ज्यादा प्रासंगिक भी होता और परिणामदायी भी, आपको जवाब भी सही मिलता। मैं एक बात करूँ, आप उस इकाई का हिस्सा रहे जो हर निर्णय लिया करती थी पार्टी की, आप उस इकाई का हिस्सा हैं, आप उस पार्टी में उन पदों पर, उन हर एक जगहों पर रहें, तो क्या ये मान लें कि आज जब जितने निर्णय हो रहे हैं, जब मीडिया कहता है कि सब अब दिल्ली से हो रहे हैं, सिंधिया खेमे और शाह साहब के साथ में मिलकर हो रहे हैं, अब केवल बताए जा रहे हैं, क्या ये सही बात है? जहां तक मुझे सरसरी तौर पर जानकारी है, सारे फैसले हाई कमान की स्वीकृति से, उनकी सहमति से और राज्य कमान जो उसकी सहमति से लिए जा रहे होंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चलिए भनोट साहब, फाइनल कमेंट को देना चाहेंगे, क्या ये 22 चेहरे जीत पाएंगे? बहुत छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सा। अब मैं सिर्फ ये 22 चेहरे तो हमारे लिए बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको मध्य प्रदेश की जनता देखना ही नहीं चाहती। ये भाजपा को मुबारक हो और इन 22 चेहरों के साथ 40 चरित्र और चेहरा अपना भाजपा लेकर जाए, इसका तो हम स्वागत करते हैं और हम तो चाहते यही है कि ये करे। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, गोपाल जी मेरे आदरणीय चाचा जी जब वो मंत्री थे उनके साथ भी विधायक रहे और विषम परिस्थितियों में भी पार्टी में रहे। 8 बार विधायक बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद भी उनने अपनी मान मर्यादा को नहीं छोड़ा, पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके जैसे व्यक्तित्व को छोड़ दिया। ये बहुत सारी बातें भनोट साहब मर्यादा के दायरे में रहकर पार्टी की तरफ से बोलते हुए लंबा संसदीय जितना कह सकते थे इतना ही काफी है कि क्या और किस स्तर पर निर्णय लिए जा रहे हैं, ये बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं। सरकार में जिम्मेदारियों पर आप भी रहे। मध्य प्रदेश में क्या हालत है, जी जी जी, माफ कीजिएगा, समय खत्म हो गया, लेकिन आप भी समझते हैं कि निर्णय कहां से लिए जा रहे हैं और किन हिस्सों को केवल इंप्लीमेंट करना है। लेकिन ये बात आपने ठीक कही, बड़ा सवाल यही है कि अगर यही 22 चेहरे मैदान में उतरते हैं तो इन पर जनता कितना भरोसा करती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। अभी वक्त है, इस तरह की चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।